गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज हम लोग राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और जितने भी सम्मेलन से रिलेटेड है या जो भी सरकार के द्वारा लाए गए अधिनियम हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए, एडिटोरिया करंट अफेयर की ये सीरीज़ है और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को शुरू करने का जो उल्लेख है वो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तुत करते हुए किया था। यह जो भारत सरकार है ये 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन के कार्यान्वयन को लेकर जो है वो नोडल एजेंसी के रूप में नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय बनाया गया है। इसकी जो है वो कुछ विशेषताएं हैं। प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी और जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ से अधिक की संचयी कमी को 6 लाख से अधिक नौकरियों को सृजन करने की उम्मीद है। अक्षय ऊर्जा की क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी की जाएगी। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो हरित हाइड्रोजन बाजार है इसका संचयी मूल्य 2030 में 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 2050 में 340 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। इसके अभाव में जो हरित हाइड्रोजन को अपनाने से वर्ष 2050 तक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 3.6 गीगाटन की कमी आ जाएगी। इसके अलावा हम लोग प्रोजेक्ट चीता के बारे में जानेंगे। प्रोजेक्ट चीता जो है वो 1952 में भारत से विलुप्त हुए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की जा रही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते जिसमें 5 मादा और 3 नर हैं को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्षों की अवधि में गठित किया है। यह विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास योजना है और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। इसके अलावा हम लोग COP27 के बारे में जानेंगे। COP27 का जो आयोजन किया गया है वो शर्म अल शेख में किया गया है, मिस्र में। इसके जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो हैं अनुकूल कोष में कुल 230 मिलियन डॉलर से अधिक के योगदान का नया संकल्प लिया गया है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील जो हैं और विकसित देशों को लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने की सहमति व्यक्त की गई है। COP27 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट एक अंतरी सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देता है। COP27 सम्मेलन में भारत जो है वो 4 नवंबर 2022 को COP27 में अपने दीर्घावधि काल में जो है वो बहुत सारी विशेषताएं हैं इनकी। भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन जो है उसको उद्देश्यों में हाइड्रोजन नीति के उद्देश्यों में शामिल किया गया है। 32 तक जो है 2032 तक परमाणु क्षमता का 3 गुना वृद्धि करेगा, जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि और पेट्रोल में 20% एथेनॉल का सम्मिश्रण करेगा। COP26 सम्मेलन में भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो में COP20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
जिसमें भारत की ओर से पीएम मोदी ने भाग लिया। उन्होंने पंचामृत का जो मंत्र दिया है, जिसमें पहला है 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। दूसरा, 2030 तक 50% जो है ऊर्जा की ज़रूरत अक्षय ऊर्जा पूरी करेगा। तीसरा जो है 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन जो है वो 1 बिलियन टन की कमी करेगा। और चौथा है 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था को कार्बन तीव्रता की 45% से भी कम करेगा। और 2070 तक भारत को नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने का उद्देश्य है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा लाए गए नए अधिनियम हैं, जिसमें वन संरक्षण नियम है। वन संरक्षण नियम लाया गया है जो 2022 को वन अधिनियम 1980 के तहत सूचित किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। यह 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। इसके तहत 1972 के वन जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन होगा। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन जो है ये 2022 का अधिनियम है और इसके तहत नए नियम बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2001 की यह जगह लेगा। ई कचरा प्रबंधन लाया गया है जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हुआ है। और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम है जो 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक निर्माण को प्रतिबंध कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। अभी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। 7 जून 2023 को हवाई में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी क्लाउड में विस्फोट की घटना हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है वो मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। यूरोपीय संघ जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्राज़ील के अमेज़न फंड में $101 मिलियन से अधिक का योगदान देने की घोषणा की है। संस्था यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। मई 2023 में यूएनईपी द्वारा टर्निंग ऑफ द टैप हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट ए सर्टिकल इकोनॉमी जारी की है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने हाल ही में घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इस कदम से इदू मिसमी नामक जनजाति में अशांति उत्पन्न हुई है, क्योंकि उनका मानना है कि टाइगर रिजर्व वन बहुत उनकी पहुंच में बाधा बनेगा। ऑस्ट्रेलिया के कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए सेफ गार्ड मैकेनिज्म लॉन्च किया गया। 9 अप्रैल को जो है वो गज उत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। तमिलनाडु सरकार ने थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार जो है वो 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों को राज्य में वर्डा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। किसने? गुजरात सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र का विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है। इसका उद्देश्य ग्रह वार्मिंग प्रदूषण के मामले में बेहतर तरीके प्रदान किया है। भारत ने बिग कैट एलायंस का जो प्रोजेक्ट है जिसमें 7 बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण को पुनर्वास की दिशा में काम करेगा,
जिसमें 100 मिलियन जो डॉलर है इसकी धनराशि देने का आश्वासन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा CO2 इमिशन इन 2022 रिपोर्ट के अनुसार जो है CO2 के उत्सर्जन में 1% से भी कम की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट जो है वो है अमृत धरोहर योजना के उद्देश्य आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोगों को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। मिस्टी योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। देश के तटीय क्षेत्रों में ये पौधे रोपे जाएंगे। नेक्स्ट है गुजरात के गिर में जो एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए लायन एट द रेट 47 विजन फॉर अमृतकाल योजना का अनावरण किया गया। 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन में 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्कॉट 50 का आयोजन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी के साथ जो है वो लिस्बन में आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। इसके अलावा जो है इसके अंतर्गत 80% गांव और शहरी निकायों में जो है पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट के दौरान हुए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट जारी की गई है। जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। नेक्स्ट है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में उद्योग, घरेलू एवं अन्य विविध कार्यों में कोयलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थ गंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई है, जिसमें जलज पहल है, जिसके अंतर्गत 26 स्थानों पर की गई है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर को बढ़ाना है। प्राकृतिक खेती और पर्यटन संबंधी पोर्टल आईएम अवतार स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना, एक पर्यटन को सुविधाजनक बनाना है। भारत टैप जो है पहल वो आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके तहत कम बहाव वाले टैप और फिक्सचर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जल दूत ऐप जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग गांव में चयनित कुओं के जल स्तर की पहचान करने के लिए किया जाएगा। जलदूत ऐप UNCCD के COP15 का आयोजन कोटे डी आइवर के अब्दिजान में किया गया है, जिसका थीम है भूमि जीवन विरासत अवधि से समृद्धि की ओर। नेक्स्ट जो है वो है 2023 के चर्चित पुरस्कार, जिसमें मैन बुकर पुरस्कार जो है वो किसे मिला है, ये है जॉर्जी गोस्पोदिनोव। और इससे पहले वाला 22 का जो बुकर पुरस्कार है वो गीतांजलि श्री को दिया गया टॉम ऑफ सेंड के लिए। और अभी जो जॉर्जी गोस्पोदिनोव को मिला है वो टाइम शेल्टर को मिला है और इसकी अनुवादक हैं एंजेला रोडेल। यह जो है वो बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं। इसके अलावा बुकर पुरस्कार जो है 2022 में सेहान करुण तालिका को मिला था।
श्रीलंकाई लेखक थे वो। और 2021 का डेमन बुलगट को मिला था द प्रॉमिस के लिए। जेसीबी साहित्य पुरस्कार जो है 2022 का वो खालिद जावेद को मिला। जेसीबी पुरस्कार खालिद जावेद को, जो पैराडाइज ऑफ फूड के लिए मिला था। साहित्य अकादमी जो है वो हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को मिला था कविता संग्रह तुमरी के शब्द के लिए। नेक्स्ट है मैथिली भाषा के लिए मिला था अजीत आज़ाद को कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा अनुराधा रॉय उपन्यास ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड। उर्दू भाषा जो है वो अनीस अशफाक को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 57 नंबर का ये दामोदर मोजो को मिला है। कोंकणी उपन्यासकार है दामोदर मोजो। और 56वां जो है वो असमिया कवि नीलमणि फुकन को मिला है। असमिया कवि नीलमणि फुकन को मिला है। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो AB के प्रसाद को मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार सुदीप सेन और शोभना कुमार को मिला है। सुदीप सेन और शोभना कुमार को सुदीप सेन और शोभना कुमार को मिला है। नेक्स्ट पुरस्कार से संबंधित है सरस्वती सम्मान जो शिव शंकरी को मिला है, तमिल लेखिका हैं। इससे पहले 2021 में 31वां रामदरस मिश्रा को मिला था, मराठी उपन्यासकार थे। कीर्ति सूर्यवंशनम के लिए मिला है। और जो रामदरस मिश्रा को मिला था वो है मैं तो यहाँ हूँ। नेक्स्ट व्यास सम्मान के बारे में जानेंगे। व्यास सम्मान जो है वो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला जो 32वें नंबर का था और पागल खाना के लिए मिला है। व्यास सम्मान 2021 का जो है वो असगर बजाहत को मिला है महाबली के लिए। असगर बजाहत को महाबली के लिए। बिहारी पुरस्कार 2022 जो है वो माधव हाड़ा को मिला है, पचरंग चोल पहर सखीरे। और बिहारी पुरस्कार जो 31वां है वो मधु कंकारिया को मिला है, हम यहाँ थे। हमबोल्ट रिचर्स अवार्ड 2022 दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हमबोल्ट रिचर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जो है वो विभिन्न शांति पुरस्कार से संबंधित है। गांधी शांति पुरस्कार जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है और 2020 में शेख मुजीबुर्रहमान को मिला था। यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है वो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों के स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गांधी मेडला पुरस्कार जो है वो दलाई लामा को मिला है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार जो है वो 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के लिए जो है यह पुरस्कार मिला है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर को देखेंगे कि मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम पहले भारतीय RBI गवर्नर CD देशमुख के नाम पर रखा जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गर्ल फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडिया पवेलियन गर्ल फूड 2023 का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए तथा ऐसा करने वाला वो पहला उच्च न्यायालय बन गया है। कौन? केरल उच्च न्यायालय।
नेक्स्ट है, केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट लॉन्च किया है। केरल मेनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। मीन्स हमारा क्लिनिक। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है, जिसके तहत आईआईटी में प्रवेश करने के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया। भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना प्रमुख चुना था। अब वो सीएम है। भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों में भुगतान प्रणाली यूपीआई और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई है। भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में वेटलैंड एक्ट C2 संरक्षण प्रतिष्ठान की घोषणा की है। 8 साल तक इसका वित्त पोषण फ्रांस द्वारा किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया है। इस उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन AAG, जो केरल पुलिस द्वारा चलाया गया है, जो केरल में सामाजिक गतिविधियों, रोकथाम और सूचीबद्ध भगोड़े को गिरफ्तार करना है। ऑपरेशन AAG। नेक्स्ट कुछ 5-6 और पॉइंट बचे हुए हैं। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है वो स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं और सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी फैसले को 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है। कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए की परिव्यय से किया। केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कुन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य पुस्तकालयों को किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन की ज्ञान को केंद्र करना है। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जो हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट की घोषणा की है। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। वो जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया है।
कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ओडिशा सरकार जो है वो जगह मिशन जो है वो चला रही है और ये पहल है। नेक्स्ट जो है वो केंद्र सरकार ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। पांडुलिपि संग्रहालय जो है वो केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा। उत्तराखंड के जोशी मठ जो है उसमें 6 महीने के किराए के लिए 4,000 रुपये का भुगतान भी किया जाएगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और नेक्स्ट है विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा राउरकेला में यह हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे किया गया है। ये सारे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर ज़रूर करें, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।